today we will discuss about the official languages. So, official languages in India. So, this is described in Article 343 to Article 351 of the Constitution. So, Article 343 to 351, Part 17th of the Constitution. This describes about the official languages. ठीक है. अब इसमें लैंग्वेज ऑफ यूनियन आता है, रीजनल लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी आती है और स्पेशल डायरेक्टिव्स आते हैं कुछ. अब लैंग्वेज ऑफ यूनियन की अगर हम बात करें, सो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया था कि मेनली हिंदी विल बी द लैंग्वेज फॉर यूनियन. ठीक है, हिंदी यूज होगी एज द लैंग्वेज ऑफ यूनियन एक्सेप्ट द देवनागरी न्यूमरल्स. जो हिंदी में जो नंबर लिखे जाते हैं वो यूज नहीं होंगे, जो इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल होगा, बट द लैंग्वेज विल बी हिंदी. और क्या कहा गया कि 1965 तक कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 15 साल बाद तक इंग्लिश विल कंटिन्यू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. उसके बाद वो नहीं करेगी. अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस पीरियड को बढ़ा भी सकती है. तो क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आता है 1963 दैट एक्सटेंड दिस पीरियड ऑफ 15 ईयर्स 1965 को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया. और आज भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन. ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 5 साल बाद और 10 साल बाद कुछ कमीशन बनेंगे, कमीशन बनाई जाएगी. वो कमीशन क्या करेंगे ना, कितना हिंदी का डेवलपमेंट हुआ है उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे. और एक कमेटी बनाई जाएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी इन द पार्लियामेंट. तो अकॉर्डिंगली 1955 में और 1960 में कमीशन बनने थे. सो 1955 में कमीशन बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खेर. बीजी खेर की चेयरमैनशिप में कमीशन बनाया गया. इस कमीशन की अगर हम कंपोजिशन देखें तो एक चेयरपर्सन होगा और जो 22 लैंग्वेजेस हैं इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हर लैंग्वेज में से हर व्यक्ति अपॉइंट होगा. और देयर विल बी 22 पीपल एंड अ चेयरपर्सन इन दिस कमिटी. उस समय 14 लैंग्वेज थी, इसलिए 14 लोग थे. ठीक है, अब बीजी खेर के अंडरशिप जो कमीशन बना, इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सबमिट की. और फिर 1957 में एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस. अब वो जो कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो उसमें उसका कंपोजिशन क्या है, तो उसमें 30 मेंबर लोकसभा के होंगे और 10 मेंबर राज्यसभा के. तो ये कमेटी बनाई गई उसकी रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए. लेकिन इंटरेस्टिंगली जो हमारा प्रोविजन था ना कि 1960 में एक और कमीशन बना था, तो वो नहीं हुआ. 1960 में कमीशन नहीं बना. अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इवन जैसा बताया गया था 1965 तक इंग्लिश का ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होगा. सो जो 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था उसमें 1967 में अमेंडमेंट भी होते हैं. और उसमें क्या होता है ना, कुछ जगहों पे हिंदी के साथ इंग्लिश कंपलसरी भी हो जाती है. कुछ जनरल रेजोल्यूशंस में, ऑर्डर्स में इन जगहों पे इंग्लिश कंपलसरी भी हो जाती है. अब रीजनल लैंग्वेज की बात करें, सो अंटिल द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट डिसाइड द ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट विल बी इंग्लिश, है ना. अगर स्टेट का लेजिस्लेचर कुछ डिसाइड नहीं करता है तो इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू करेगी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. स्टेट जो है लेजिस्लेचर के पास पावर है, स्टेट की लेजिस्लेचर के पास कि वो कोई ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो एक डिसाइड कर सकती है एज देयर रीजनल लैंग्वेज. अब नोटेबली एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, द रीजनल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट कैन बी फ्रॉम अ लैंग्वेज दैट इज बियॉन्ड द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कोई ऐसी लैंग्वेज भी हो सकती है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में है ही नहीं. ऐसी लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट बन सकती है. 2 हिंदी स्टेट्स जो हैं, अगर जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश हो गए, उत्तर प्रदेश और बिहार, जो ये हिंदी स्टेट्स हैं नॉर्दर्न बेल्ट के, तो ये अगर इन गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना है तो एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं जिससे वो एक दूसरे से हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं. अगर हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट के बीच में वार्तालाप चल रही है तो हिंदी जो स्टेट है वो तो हिंदी में अपनी रिकमेंडेशन जो बोलेगा वो हिंदी ही बोलेगा.
तो जो वो हिंदी में अपना रिपोर्ट दे रहा है, जो भी दे रहा है, सो उसके साथ एक इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश कॉपी इज कंपल्सरी इफ हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट्स आर कोलैबोरेटिंग, दे आर डिस्कसिंग विद ईच अदर, ठीक है। अगर यूनियन और नॉन हिंदी स्टेट्स के बीच में टॉक्स चल रही हैं तो वो किस में होंगी, दे विल बी कंस्टिट्यूटेड इन इंग्लिश, ठीक है। सो दीज आर रीजनल लैंग्वेजेस। अब प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड है कि एक ऐसा पॉपुलेशन है, स्टेट अगर स्टेट है उसमें एक ऐसा पॉपुलेशन है बहुत कम माइनॉरिटी में है लेकिन वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है, उसे प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, तो इस स्थिति में प्रेसिडेंट उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट डिक्लेयर करवा सकता है। प्रेसिडेंट करवा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करवा सकती, ठीक है। अब जुडिशरी की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश। वो इंग्लिश में ही बात करेगा, चाहे वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो, वो रिकॉर्ड्स हो, कुछ हो, वो इंग्लिश में ही बात करेगा, वो हिंदी में कुछ कर ही नहीं सकता। एक केस भी आया था एक बार उसको हिंदी में उसके पास, तो उसने डिसमिस कर दिया था उस केस को कि ये हिंदी में है ना। सो वो इंग्लिश का उसको मीडियम में होगा। अब जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनका क्या है, उनका भी इंग्लिश ही होगा, लेकिन जो हमारा गवर्नर है उसके पास पावर है विद कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, उसके पास ये पावर है कि वो जो हमारा हाई कोर्ट है उसकी जो प्रोसीडिंग्स की लैंग्वेज है उसे हिंदी या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके पास ये भी पावर है कि वो जो एक्ट्स आएंगे, प्रोसीडिंग्स आएंगे, उनकी भी पावर है, जो हमारा गवर्नर है प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन से उनकी भी लैंग्वेज हिंदी या कोई दूसरी लैंग्वेज करवा सकता है, बट शर्त क्या है कि वो उसके साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होना चाहिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के लैंग्वेज को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन पार्लियामेंट ने अभी तक कोई ऐसा प्रोविजन नहीं बनाया है, तो स्टिल एट प्रेजेंट द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इंग्लिश, ठीक है। अब 1973 में ऑथराइज ट्रांजैक्शन एक्ट जो पास हुआ था, तो वो सेंट्रल लॉज उसने क्या कहा कि कोई अगर ऑफिशियल गजेट में, गवर्नमेंट गजेट में कोई ऐसा टेक्स्ट पब्लिश होता है, कोई गवर्नमेंट टेक्स्ट पब्लिश होता है जो इंडिया के 22 लैंग्वेजेस में से एक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है, लेकिन इंग्लिश में नहीं है ना, तो अगर कोई ऐसा गजेट पास होता है तो वो भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा, वो भी एक ऑफिशियल टेक्स्ट माना जाएगा, अगर वो इंग्लिश में नहीं भी हो तो भी, ठीक है। और स्पेशल डायरेक्टिव्स, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स भी हैं, जैसे जो हमारा प्रेसिडेंट है ही इज एम्पावर्ड कि अगर उसे लगता है कि मदर टंग मतलब माइनॉरिटीज़ हैं, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो उसके जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्या करवा सकता है, प्राइमरी एजुकेशन उनकी मदर टंग में करवा सकता है। और एक स्पेशल लैंग्वेज फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ नाम का एक कमीशन जो हमने अभी पढ़ा था, तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो होता है, जो आर्टिकल 350B के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो वो भी अपनी रिपोर्ट टाइम टू टाइम देता रहेगा अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति है उसे गवर्नमेंट में कंप्लेन करनी है किसी चीज़ के बारे में, तो वो ऐसी लैंग्वेज में भी कंप्लेन कर सकता है जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब कोई लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है उसमें भी एक व्यक्ति गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकता है। अब हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट, सो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी बनेगी पार्लियामेंट की, वो देखेगी कि हिंदी का कितना प्रोग्रेस हो रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 में, उसने इस 1965 के पीरियड को एक्सटेंड कर दिया इंडेफिनिट। फिर ये जो एक्ट था ना, इसने ये प्रोविज़न रखा कि जब ये एक्ट कमेंस होगा, मतलब 1965 में कमेंस होगा, उसके 10 साल बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, वो एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी पार्लियामेंट की, वो ये देखेगी कि हिंदी का प्रोग्रेस कितना हो रहा है। हिंदी का प्रोग्रेस ज़रूरी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मकसद है, जो मेन मोटिव है, वो क्या है, हिंदी लैंग्वेज का प्रोग्रेस, हिंदी लैंग्वेज प्रोग्रेस हो और हिंदी लैंग्वेज एक मेन इंटरमीडिएटरी लिंक बन जाए ऑल ओवर द कंट्री। सो ये पर्पस था, तो इसलिए हिंदी को डेवलप करने में इतना फोर्स किया गया। सो इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ने भी यही कहा कि 10 साल बाद
एक कमेटी बनाई जाएगी जो देखेगी कि हिंदी लैंग्वेज का कितना प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। और इसमें भी यही कंपोजिशन है कि 20 मेंबर्स लोकसभा के होंगे और 10 मेंबर राज्यसभा के होंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस जो डाली हैं। तो 22 लैंग्वेजेस का मकसद क्या है? तो मकसद ये है कि जो ये लैंग्वेजेस हैं इनकी जो लिटरेचर है, इनका जो साहित्य है, उससे इंस्पिरेशन लेके जो हिंदी का कल्चर है वो और इंशाइन हो, इनरिच हो। तो मतलब मेन मोटिव क्या है? हिंदी का प्रोग्रेस, हिंदी लैंग्वेज के प्रोग्रेस के लिए ही ये 22 लैंग्वेज जो हमारी 8th शेड्यूल में है उनमें डाली गई थी। ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बट दे वर इंक्रीज ग्रेजुअली टू 22। तो सिंधी जो लैंग्वेज थी वो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 में जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी एंड संथाली दे वर एडेड the Konkani, Manipuri and Nepali they were added in 71st Constitutional Amendment Act of 1994। और जो डोगरी हो गई, मैथिली हो गई, संथाली हो गई, they were added in 92nd Constitutional Amendment Act of 2003। ठीक है। अब कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो जैसे मैंने बताया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो था ना उसने कहा था कि 1965 के 10 साल बाद एक कमेटी बनेगी। तो वो कमेटी क्या करेगी? हिंदी लैंग्वेज का प्रोग्रेस देखेगी। तो उसमें ऐसा ही हुआ कि एक कमेटी बनी गई जिसमें 20 मेंबर लोकसभा के थे और 10 मेंबर राज्यसभा के थे, हिंदी के डेवलपमेंट, हिंदी के प्रोग्रेस को देखने के लिए। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा ना, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि लैंग्वेज जो है इसमें ऐसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो वो क्या कर सकता है? गवर्नर को इस बारे में सुझाव दे सकता है और गवर्नर को एम्पावर कर सकता है कि आप ये काम करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस की। सो इंडिया में एट प्रेजेंट देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। सो क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया क्या है? तो इंडिया में 2000 में ये क्लासिकल लैंग्वेज का सिस्टम जोड़ा गया था, 2004 में। तो 4 में जो ये प्रिंसिपल जोड़ा गया था इसमें 6 लैंग्वेजेस थी एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो देवर, एक तो तमिल थी, मलयालम थी, तेलुगु थी, कन्नड़ थी एंड उड़िया एंड संस्कृत। सो दीज वर द 6 क्लासिकल लैंग्वेज। अब क्राइटेरिया क्या है क्लासिकल लैंग्वेज बनने का? सो क्राइटेरिया ये है कि उसका बहुत एंशिएंट कल्चर होना चाहिए, बहुत पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए, एक अच्छा खासा हेरिटेज होना चाहिए, मॉडर्न मेन स्ट्रीम लैंग्वेज से वो अलग होनी चाहिए, है ना। वो ऐसा नहीं होना चाहिए वो जैसे हिंदी में बहुत सारे शब्द दूसरी लैंग्वेजेस से भी हैं, वो एक ओरिजिनल लैंग्वेज होनी चाहिए, वो दूसरी लैंग्वेजेस से उसमें टीपे नहीं हो शब्द। तो ऐसी लैंग्वेज होती है तो वो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा पा लेती है। अब बेनिफिट्स क्या मिलेंगे एज अ क्लासिकल लैंग्वेज? तो बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उससे रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि एटलीस्ट सेंट्रल कमीशन में यूनिवर्सिटीज में एक कुछ पोजीशंस हो फॉर द पर्सन्स हैविंग एमिनेंस इन क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज, ये इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जा सकता है। एंड 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर सकती है फॉर द पर्सन्स हु हैव एमिनेंस इन द क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब हमारा आर्टिकल 343 से 351 इट डिस्क्राइब्स अबाउट द लैंग्वेजेस। सो आर्टिकल 343 जो है वो ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंग्वेज क्या होगी। आर्टिकल 344 ये कहता है कि जो कमिटी, जैसे मैंने बताया ना कि 5 साल बाद एक कमीशन बनेगा, 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा, वो रिव्यू करेगा, उसमें ये मेंबर्स होंगे। तो ये सब प्रोविजंस किसमें है? आर्टिकल 344 में। अब स्टेट की अगर हम स्टेट लैंग्वेज की भाषा बात करें तो इट कंटेन्स आर्टिकल 345, 46 एंड 47। 345 इन जनरल स्टेट की क्या भाषा होगी। 346 के कहता है कि एक स्टेट और दूसरा स्टेट या फिर स्टेट या यूनियन के बीच में कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या होगी। और आर्टिकल 347 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? डायरेक्ट कर सकता है गवर्नर को कि अगर कोई ऐसी मार्जिनलाइज सेक्शन है जो माइनॉरिटी में है, उसकी लैंग्वेज बचाना जरूरी है, तो इस स्थिति में गवर्नर उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकता है। तो वो प्रोविजन आर्टिकल 347 में है। अब आर्टिकल 348 एंड 349 दे डिस्क्राइब अबाउट द लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी। आर्टिकल 349 डिस्क्राइब करती है क्या कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या लैंग्वेज होगी। और आर्टिकल 349 कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो लॉज
जैसे गवर्नर जो है वो चेंज कर सकता है हाई कोर्ट की लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश उसमें कॉपी होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज को चेंज कर सकता है। तो ये प्रोविजंस किसमें, आर्टिकल 349 में। फिर स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं, तो आर्टिकल 350 है, 350A है, 350B है एंड आर्टिकल 351। 350B तो हम पहले पढ़ चुके हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आर्टिकल 350 क्या कहता है कि ग्रीवियांसेस के रेड्रेसल के लिए कोई व्यक्ति अगर अपने ग्रीवियांस को रेड्रेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज की जो दूसरी लैंग्वेज है उनका मदद भी ले सकता है फॉर एक्सप्रेसिंग देयर ग्रीवियांसेस। आर्टिकल 350A की मदर टंग में जो माइनॉरिटी लोग हैं उनका मदर टंग में जो है वो क्या हो, मदर टंग में उनको प्राइमरी एजुकेशन मिल सके। और आर्टिकल 351 ये कहता है कि हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए वो पार्लियामेंट को डायरेक्टिव देता है कि इस तरीके से पार्लियामेंट हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट कर सकती है। थैंक यू।